नमस्कार। स्वागत है आपका अजित अंजन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। जहां जहां गठबंधन है वहां वहां सीट शेयरिंग के झगड़े चल रहे हैं। महाराष्ट्र इससे छूटा नहीं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देने वाला राज्य, 48 सीट जहां है लोकसभा की, वहां भाजपा के लिए इज्जत का सवाल बना है, क्योंकि पिछली बार 48 में से 40 सीटें शिवसेना भाजपा के पास थी। इस बार शिवसेना टूटी। ओरिजिनल शिवसेना जिसे कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ने जिसको बोला, वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने शायद अपनी पोजीशन और अच्छी बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की उसमें भी फूट दलवा कर, जो धड़ा है, मुख्य धड़ा, सबसे ज्यादा विधायक जिसके पास है, वो अपने साथ ले लिया, अजित पवार, एनसीपी। अब सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सभी को पुराने अनुपात में सीटें चाहिए। 20-22 सीटों पे तो एनसीपी लड़ी थी, 26 सीटों पे शिवसेना लड़ी थी, और बीजेपी भी करीब करीब 22 सीटों पे लड़ी थी। यदि तीनों की टोटल किए तो ये 60 के ऊपर जाती है। तो कुल मिला के इस बार भाजपा ने यह तय कर लिया कि सबसे ज्यादा सीटें वो लड़ेगी। भाजपा ने अपनी 20 सीटों की सूची जाहिर भी कर दी। एनसीपी, अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे, ये अभी भी सीट शेयरिंग को लेके इनके बीच में लगातार वार्ता जारी है। दूसरी ओर जहां इंडिया गठबंधन था, वहां कह रहे थे कि सब बहुत चीजें साफ सुथरी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में राजू शेट्टी ने आने से मना कर दिया, जो हमेशा एक हाथ कंगला इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। वो इसलिए कि उन्हें पता है कि यदि वो एनसीपी के साथ बैठेंगे तो शुगर मिल मालिकों के साथ बैठना माना जाएगा। वो रहेंगे एनडीए गठबंधन में ही, लेकिन वो अपना अलग चुनाव लड़ेंगे। कुछ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो सकती है। दूसरा, वंचित आघाड़ी, जो प्रकाश आंबेडकर लगातार 5 से ज्यादा सीट मांग रहे थे, क्योंकि उनका वजूद अकोला जिला परिषद से आगे नहीं, इसलिए उनको 2 सीट दी गई थी। वो भी गुस्से में वापस चले गए। और अब शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना, शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में, यानी उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार के बीच में सीट शेयरिंग की बातचीत चली रही थी। 3-4 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस शिवसेना के बीच में बहुत सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसी बीच शिवसेना ने अपनी 17 उम्मीदवारों की सूची जाहिर कर दी। जैसे ये सूची जाहिर कर दी, उसमें एक मुंबई की भी कुछ सीटें हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की, और यहां उन्होंने अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बनाया। वहां जो वर्तमान में सांसद है वो गजानन कीर्तिकर उनके पिता है। गजानन कीर्तिकर शिवसेना की 2 फाक होने के बाद वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। तो क्या पिता के विरुद्ध बेटा चुनाव में लड़ेगा? सवाल ये है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने तो बढ़िया दांव खेला, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें करीब करीब 6 विधानसभा आती है। उसमें जोगेश्वरी पूर्व, जहां वर्तमान में रविंद्र वायकर, जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, वो विधायक है। यानी सही मायने में देखा जाए तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट में शिंदे का एक विधायक है, रविंद्र वायकर। धिंडोशी, जहां से सुनील प्रभु है विधायक, वो उद्धव के साथ है। अंधेरी पूर्व, ऋतुजा लटके, ये उद्धव जी के साथ है। ये ऋतुजा वही है जो बाई इलेक्शन में चुनाव जीती थी, अनअपोज आई थी। अनअपोज मतलब वहां एकनाथ शिंदे और बाकी लोगों ने, बीजेपी विड्रॉ हो गई थी। अंधेरी पश्चिम, अमित सामठ, वर्सोवा भारती लवेकर और गोरेगांव विद्या ठाकुर, ये तीनों विधायक भाजपा के हैं। वैसा देखा जाए तो भाजपा का पलड़ा यह भारी, 6 में से 3। लेकिन ये तब हुआ जब ये चुनाव साथ में लड़े थे। शिवसेना, उद्धव ठाकरे एक ही थी, और बीजेपी। ये शिवसेना अपना गढ़ मानती है। और यहां जैसे ही अमोल का नाम अनाउंस हुआ, आधे घंटे के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी अमोल कीर्तिकर के घर पे दस्तक दे रही थी। मानो कहा जाता है कि आनंद फानंद में आधे घंटे के अंदर नोटिस टाइप होकर अमोल अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी घोटाले में
आरोपी मानते हुए उनको समन्स किया है। अब इतना ईडी ने तड़के फड़के ने काम क्यों किया? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं खिचड़ी घोटाला क्या है। कोविड के दौरान बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल यानी बृहन महाराष्ट्र मुंबई, बृहन मुंबई महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी बीएमसी जो है बड़ी कॉर्पोरेशन, उसने जो माइग्रेंट वर्कर है, क्यों वो घर नहीं जा पाए और लेकिन काम नहीं था कोविड के दिनों में, तो उन्हें खिचड़ी के पैकेट दिए गए कॉर्पोरेशन की तरफ से। वो करीब करीब जो बड़ा ठेका था वो 6 करोड़ 37 लाख का ठेका था और कॉन्ट्रैक्टर को 250 ग्राम का खिचड़ी का मटेरियल देना था। उसने आरोप है कि 125 ग्राम का ही दिया, यानी आधा ही दिया। और इसमें जो बंदरबाट हुई उसमें आरोप है कि अमोल कीर्तिकर को भी इसका पैसा मिला, 1 करोड़ के आसपास का बेनिफिशियरी वो भी है, ऐसा ईडी का आरोप है। इसके पहले इस खिचड़ी कांड में कुछ लोग अरेस्ट भी हुए, लेकिन ये जो खिचड़ी कांड दबा पड़ा हुआ था, अमोल का उद्धव ठाकरे का पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनते से ही ईडी एक्टिव हो गई। इससे पता पड़ता है कि वर्तमान में सत्ता पक्ष ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसी जांच एजेंसियों का कितना खुला और अवैधानिक तरीके से उपयोग कर रही। क्योंकि चुनाव आयोग जब चुनाव घोषित करता है तो एक आचार संहिता के तहत सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लेकिन चुनाव अनाउंस होने के बाद यदि विपक्षी नेताओं को आप जेल में ठूसोगे, कई राजनीतिक दलों के आप बैंक अकाउंट फ्रीज करोगे और सिलेक्टेड विपक्ष विरोधियों के यहीं आप छापे डालोगे, तो फिर चुनाव फेयर एंड तो होगा नहीं, ये तो वन वे ट्रैफिक हो गया। ये भाजपा इसलिए कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र में उसकी हालत बहुत पतली है। अब क्या अमोल अरेस्ट हो जाएंगे? यदि अरेस्ट हो तो जेल से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मराठी बहुल लोग तो है, लेकिन गुजराती भी है, मारवाड़ी भी है, बहुभाषिक क्षेत्र है ये। इसलिए यहाँ पे यदि मैं आपको इसका इतिहास बताऊं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वेराइटी अलग अलग टाइप के लोग आपको दिखेंगे। 1977 और 80 इन दो चुनाव में राम जेठमलानी जनता पार्टी के टिकट से यहां लोकसभा जीते थे। फिर 84 में 1984 में, 1989 में और 1991 में 3 चुनाव लगातार सुनील दत्त कांग्रेस के टिकट से यहां से लड़े। फिर 96 और 98 ये 2 चुनाव में मधुकर सरपोतदार बहुत ही ताकतवर और राइट हैंड माने जाते थे बाला साहेब ठाकरे के, स्ट्रगल के दिनों के साथी थे, वो वहां से सांसद रहे। लेकिन 98 में 99 में फिर, क्योंकि 91 से 98 मुझे लगता है सुनील दत्त, संजय दत्त के बहुत सारे उस केसेस में भी अटके रहे होंगे, तो 99 में फिर सुनील दत्त ने इस सीट पे कब्जा कर लिया 2004 तक। 2005 में प्रिया दत्त, उनके निधन के बाद प्रिया दत्त यहां से सांसद बनी, उनकी बेटी। 2009 में कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से, और 2009 में गुरुदास कामत यहां से मंत्री थे। लेकिन फिर 2014 में गुरुदास कामत यहां से हार गए और गजानन कीर्तिकर शिवसेना के यहां से जीत गए। 2019 में संजय निरुपम कांग्रेस की तरफ से थे, वो भी हार गए और गजानन कीर्तिकर यहां से चुनाव जीत गए। दोनों चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ता गया। गुरुदास कामत हेवी वेट थे, एक बार यहां से सांसद भी रह चुके हैं। वो 1,83,000 से हारे, तो संजय निरुपम 2,60,000 से हारे। अब सबको ये कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ मुंबई नॉर्थ वेस्ट ये रसगुल्ला दिखती है। शिवसेना को लगता है कि गजानन कीर्तिकर शिवसेना के थे और शिवसेना का यहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ उनके विधायक भी है 2 अभी जो लगातार उनके साथ बने हैं, तो उनका अधिकार इस पे बनता है। तो उन्होंने अमोल को वहां से डिक्लेयर कर दिया।
कांग्रेस के संजय निरुपम, जो यहां से चुनाव 2 बार लड़े, एक बार शिवसेना की तरफ से 2004 में और हारे, एक बार कांग्रेस की तरफ से और फिर हारे। वो स्वयं इस बार यहां से दावेदारी लगा रहे थे। एकनाथ शिंदे का मात्र वहां एक विधायक होना और भाजपा के 3 विधायक होना, इससे भाजपा को लगता है कि इस सीट पे उनका आदमी आना चाहिए, इसलिए वो इसमें इंटरेस्टेड है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे को लगता है कि भले ही अभी एक विधायक मेरे पास है, लेकिन वैसे देखा जाए तो शिवसेना के 3 विधायक हैं, तो शिवसेना की सीट है तो मुझे मिलनी चाहिए। इस जद्दोजहद में ये सीट फंसी हुई है। और जब अमोल कीर्तिकर का मास्टर स्ट्रोक शिवसेना ने खेला, तो फिर बीजेपी के तरकश में तो एक ही तीर रहता है हमेशा, ईडी। सीबीआई और इनकम टैक्स में जमानत मिल जाती है, ईडी में जमानत नहीं मिलती कम से कम 1-2 महीने के लिए। अमोल कीर्तिकर यदि अरेस्ट होते हैं तो उन्हें जेल से चुनाव लड़ना होगा। तो क्या वो जेल में रहते हुए वो चुनाव लड़ पाएंगे? खिचड़ी चोर, ऐसा ही लेबल उनके सर पे लगा हुआ है। भाजपा इसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेगा। क्या एकनाथ शिंदे ये सीट छोड़ेंगे? एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक रबर स्टैंप है बीजेपी के हाथ में। वैसे भी 30-35 विधायकों के साथ आप इतनी बड़ी विधानसभा में मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते। तो उनके नसीब में 4-5 सीटें जो मिलेगी वो मिलेगी, कौन सी मिलेगी ये बीजेपी तय करेगी। थोड़ा बहुत यानी एनडीए गठबंधन में अजित पवार का आवाज ऊंची हो सकती है, लेकिन अजित पवार भी जानते हैं कि चाचा के बगैर उनकी लिमिटेशंस है और वो कम सीटें लेके पूरी जीतने का प्रयास करेंगे, बगैर इसके कि ज्यादा सीटें लेके स्ट्राइक रेट खराब करवा ले। ये अमोल का अनाउंसमेंट आधे घंटे के अंदर ईडी, ये एक नए लोकतंत्र की परिभाषा है। वैसे ही डेनमार्क के एक एजेंसी ने, जिसने डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो जारी करता है, लोकतांत्रिक सूचकांक, उसमें भारत को बहुत नीचे रखते हुए कहा था कि भारत का लोकतंत्र चुनावी लोकतंत्र है। सिर्फ चुनाव के समय वो लोकतंत्र दिखाता है, लेकिन वास्तविकता में वो एक बैड डिक्टेटरशिप है, एक बुरी तानाशाही। और ये अब धीरे धीरे सामने आती आ रही है। क्या जनता इसको रिएक्ट करेगी? क्या शिवसेना इसको ठीक से कैच कर पाएगी? क्या खिचड़ी चोर का लेबल जेल में जाने के बाद शहादत्व का लेबल के आगे कमजोर पड़ जाएगा? क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे से सीट छीन लेती है तो एकनाथ शिंदे के वर्कर शिवसेना के साथ हो जाएंगे? ऐसे कई सवाल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। सवाल तो पूरे महाराष्ट्र के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्योंकि अमोल पे आज ईडी की रेड हुई और तड़का पड़के में आधे घंटे के अंदर हुई। तो इतना फास्ट ईडी को काम करते हुए शायद पहली बार इस देश ने देखा होगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।